अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो इसी हफ्ते में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मकबूजा कश्मीर की दाखिली और ख़ुद मुख्तारी की जो और सालमियत है उस पर एक बुनियादी तौर पर यह हमला है सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है। ड्यूरिंग दिस वीक इस पर बहुत बात होती रही, लेकिन आज निगरान वज़ीर आज़म जब वो कश्मीर के दौरे पर हैं तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह स्टेटमेंट दिया कि वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जूती की नोक पर रखते हैं। और फिर उन्होंने जिस तरह से कश्मीरियों की एक स्ट्रगल रही है, जितना जानों की कुर्बानियाँ, जितनी शहादतें और उसके साथ साथ जिस तरह से इस्मत दरी वहाँ पर ख़वातीन की जाती रही, उन तमाम चीज़ों का बड़ा वाज़े अल्फाज में तज़किरा किया है। लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट अगर हम देखें तो जिस तरह से पहले हैसियत मकबूजा कश्मीर की तब्दील की गई, फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट से एक मुतसबाना फ़ैसला लिया गया, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस पर बड़ा वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जिस तरह की भी ज़्यादतियाँ मुसलमानों पर, चाहे वो कश्मीर में बसने वाले, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान हों या भारत में कहीं भी रहने वाले हों, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि तमाम तर अक़लियतें हों, वो वहाँ पर गैर महफूज हैं। और जो इक़दामात हैं वो एक के बाद एक किए जा रहे हैं। और एक जो इस वक्त मजमूई रवैया है पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो वहाँ पर दोहरा म्यार हमें नज़र आता है। मगर फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों को देखें, उनके लिए इंसानी हकूक़ की कोई आवाज़ उठाने के लिए ऐसा मुल्क तैयार नहीं है या बात करने के लिए। कश्मीर में देखें यही सूरत हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिस तरह से जो चाहे वो तमाम तर चीज़ें करता चला जा रहा है। जिसके पास ताकत है वो ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है। इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, और ये भी कि कश्मीर आज़ाद होगा। उसकी हैसियत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उस पर फ़ैसला दिया उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये तमाम तर चीज़ें मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें, लेकिन अपना हमारा किरदार क्या होना चाहिए और किस तरह से, जो हमने जब तब्दील हुई थी हैसियत मकबूजा कश्मीर की तब भी बहुत अज़्म किए थे, कश्मीर का मुकदमा लड़ने की बात की थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपने आप को सफ़ीर कहा था। फिर उसके बाद एक और हुकूमत भी आई जो कई जमातों पर मुश्तमिल थी, लेकिन महज कोई चंद एक बयानात के अलावा ऐसा कोई प्रैक्टिकल एफ़र्ट नहीं है जो पाकिस्तान की जानिब से की गई हो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो एक और इंतहाई अहम मामला है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल देना है, और 54 दिन पहले देना होता है आइन के मुताबिक। गो के आइन को उस तरह से महलूज़ खातिर पहले भी नहीं रखा गया। जब हमने देखा कि सूबाई हुकूमतों के ख़त्म होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए, फिर जनरल इलेक्शंस में भी हम ताख़ीर देख रहे हैं। अब 8 फरवरी की तारीख़ थी, और उसके हवाले से भी इस वक्त बहुत बातचीत की जा रही है। आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस की, और उसके बाद किसी भी वक्त अदालत लगाए जाने और चीज़ों के हवाले से, क्योंकि एक हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, एक फ़ैसला जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया है, और ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से कि वो कहाँ से हों और कहाँ से ना हों। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बात वाज़े कर रहे हैं कि हमारी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं 8 फरवरी के लिए, और आरओज़ और DROज़ की ट्रेनिंग इस वक्त जारी थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद रोक दिया गया है। PTI ख़ुद भी ये कह रही है कि वो नहीं चाहते कि उनकी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हों, लेकिन एक अजीब सूरत हाल इस वक्त बन गई है, और देखना यह है कि अब आने वाले कुछ घंटों में इस सारे मामले पर क्या पेशरफ्त हम देखते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है बर वक्त इंतखाबात, PMLN नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं बर वक्त इंतखाबात के, लेकिन बहुत सी बात हो रही थी कि वक्त पर होंगे इलेक्शन, नहीं होंगे, क्या जवाब बनेगा। और अब अगर जल्द अज जल्द ये शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर यकीनन ताख़ीर है, और अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स कहाँ से होने हैं, ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने, अदलिया से होने हैं, कहाँ से होने हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए वक्त दरकार है। तो एक बहुत इस वक्त एक पेचीदगी है जो इस सारे के सारे मामले में बन गई है। मैं चाहूँगा आगे चलकर प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी ज़रूर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर कानूनदान हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। PJ मीर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बरेलवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए इस वक्त सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा आर्टिकल 370 कश्मीर की हैसियत, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, उसका फिर फ़ैसला, और आज के निगरान वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट, जूते की नोक पर तो हमने रख दिया, पर कैसे देखते हैं आप इसे, और कितना फ़र्क पड़ता है हमारे जूते की नोक पर रखने से?
पीजे मीर साहब और पाशा साहब दोनों बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरे ख्याल एक रवायती किस्म की गुफ्तगू हम लोग कश्मीर के हवाले से करते हैं, वरना आपको ट्रैक रिकॉर्ड हमारा पता है हमारी रियासत का और हुकूमत का। मसलन ये जो मोदी यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका सबब है ना कि अब कश्मीर पॉलिसी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, और मोदी अब तो बेशतर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हैं कश्मीर में होने लगी हैं, और हम इतने आइसोलेट हो चुके हैं कि अभी लास्ट टाइम भी सलामती कौंसिल में एक रेजोल्यूशन अपने मुस्लिम ममालिक से पास नहीं करा पाते। ये आपकी वजारत खारजा का पॉलिसी का हाल है। अब पुअर बेचारे केयर टेकर में प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, जूते की नोक पे रखते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो ग्राउंड रियलिटी देखती है। और हमारा बड़ा अफसोसनाक हमारा है कि मोदी जैसा फाशिस्ट शख्स जो है, तो आप देखिए कि आज इस वक्त अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में कितना वो तिजारती तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर तो बेस्ट है थोड़ा सा, जैसे जब जो बाइडेन साहब नहीं आ रहे और कनाडा नहीं करा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरे ख्याल में इस वक्त आपके अगर नाज़रीन हैं तो तमाम उनकी नज़रें स्क्रीनों पर इसलिए होंगी कि एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ देर पहले मुतवक्को होगा। यानी हमारी कल मैं पाशा साहब से गुफ्तगू कर रहा था, तो ये कहना था जनाब सुप्रीम कोर्ट आलातर इदारा होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट कोई फैसला दे ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जब प्रोसीडिंग शुरू होगी आज सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ये पूछेंगे और पूछना चाहिए उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जज से कि आपने जब एक इलेक्शन के बारे में बरेलवी हतमी साहब, तारीख उस पर इस मामले पर हमने आना है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है। उस पर मजीद कुछ आप कहना चाहेंगे जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 370 के हवाले से मामला है, या जो निगरान वजीर आज़म आज बोले हैं, या जितना आपने कहा कि महज अब बयानात तक हम महदूद रह गए और इतनी बात है इस पर हम मजीद कोई बात नहीं कर सकते? इसमें क्या इजाफा मैं करूँगा, ये इसी पर हमारे दोस्तों से आप गुफ्तगू कर लें। राइट। पीजे मीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आप तो बड़ा करीब से सारे मामले को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप माजी में पुटअप भी करते रहे, चीज़ें पहुँचाते भी रहे, ख़ुद उसका हिस्सा रहे। आज ये मामला कहाँ खड़ा है? ज़्यादा क्या हमारे पास अब इस पर बात करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, और ये एक हकीकत है जिस तरह से बरेलवी साहब ने भी कहा। क्या मामला है, कैसे देखते हैं आप इसे? एक फ़ैसला उनकी जानिब से, फिर आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने ज़रा उस पर सख्त स्टेटमेंट तो दिया, कम अज़ कम यही हौसला अफजा है, क्या काफ़ी है? देखिए, जो बरेलवी साहब ने बात की बिल्कुल सही कहते हैं। इसके सारे ये जो है ना ये मामलात हैं कश्मीर के, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। हम क्यों हैं? क्योंकि हमने इतना काम नहीं किया, आपस में ही इतनी कश्मीरी पार्टीज बन गई, 370 उसने इम्पोज कर दिया। अब बात आती है कि जब मैं ये एक तनकीद बराए तामीर करता हूँ, आपने कश्मीर सेंटर्स क्यों बंद किए? कश्मीर सेंटर्स इतने ज़बरदस्त हमारे एक्स ऑफिशियो एम्बेसीज थी कि जो कि वाशिंगटन में, लंदन में और ब्रसल्स में थी, आपने इनको बंद कर दिया। देखिए ना, हमारी जो भी हुकूमत आती है उसके अपने बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसके पास एक आउटलेट थी जो कि डिस्कोर्सेस ये कराते थे। हिंदुस्तान के उनके रिटायर्ड जनरल्स आते थे, हमारे पॉलिटिशियंस जाते थे, और हर किस्म की एक पे ट्रैक 2 पे बातचीत चलती रहती थी। आपने वो बंद करा दी। क्यों भाई? किस वजह से? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। एहतजाज हम गए, हम जिनीवा भी गए, जाके बाद यूनाइटेड नेशंस में एहतजाज किया, हम स्ट्रैंड में भी गए, उधर जाके हमने एहतजाज किया, हम ब्रसल्स में भी यूरोपियन यूनियन की उसके अंदर भी पार्लियामेंट में भी गए। एक वक्त होता था अरसलान 42 मेंबर्स, 42 मेंबर्स, यानी कि 42 ममालिक आपके डिस्कोर्सेस को अटेंड करते रहे हैं। जी जी। और हमने, जिस तरह आपने कहा कि आज के वजीर आजम, हर वजीर आजम ने मजम्मत किया, और भाई मजम्मत से क्या बनता है? आप इसको आगे लेके जाओ, आप इसको इसको लोगों को बताओ। हम बाहर जलसे करते हैं, लंदन में करते हैं, बाहर करते हैं, एक जलसा हो रहा है इसके डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, तो ये उर्दू में लगा रहे नारे। और मैंने कहा, मैंने उनके कन्वीनर को, और मैंने कहा बात सुनो, ये जो गोरा टूरिस्ट और इधर उधर का बंदा फिर रहा है, ये तुम्हारी जबान जानता है? तुम अंग्रेजी में बात करो, इनको बताओ कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जेनोसाइड की बात करो, कश्मीर में मेल ट्रीटमेंट की बात करो। वो उर्दू में लगे हुए नारे तकबीर, तो ये वो, और यार इनको कौन सुनेगा? तुम अंग्रेजी में, अंग्रेज को अंग्रेजी में समझाओ कि किस जबान के अंदर तुम बता रहे हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या तशद्दुद हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। हम वो करते नहीं है।
हमारी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हिंदुस्तान इसका फायदा उठाता है। अब बात क्या आती है कि हिंदुस्तान हर जगह अपना केस प्लीट करता है, हम आपस में ही, आपने प्रोग्राम कर लिया, मैंने कर लिया, मुजाहिद ने कर लिया, हर एक ने कर लिया, ये प्रोग्राम करके हम बड़े खुश हो जाते हैं। उस बरेलवी साहब खुश सही कहते हैं, यार कब तक हम इस तरह करते रहेंगे? हमारे पास इंटरनेशनल फ्रंटियर्स के ऊपर तो कोई आवाज ही नहीं है कि हम कश्मीर की जाके बात करें। हम यही बात करके मियां मिट्टू बन के 4 कॉन्फ्रेंस, 3 चाय के कप पी के, खाना खा के हम डकार मार के घर चले जाते हैं। हमें यूनिटी दिखानी है, यहाँ हमें कश्मीर के ऊपर बैठना है, हमें कश्मीर के ऊपर इसकी आवाज को इंटरनेशनली बुलंद करना है। वो एक आदमी बलोच कहीं पे बैठा हुआ है व्हाइट हाउस के बाहर, अकेला आदमी बैठा बलोची कॉज प्लीट कर रहा है। और हम कुछ तो करें इस तरह भाई, हम क्यों नहीं करते? हम जब वो कोई चीज वो कर देते हैं, हम रिएक्शन देते हैं। हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव है। हमें इस एटीट्यूड को, रिएक्टिविज्म को खत्म करना है और फ्रंट फुट पे इंडिया का मुकाबला करना है। हम हर जलसे में इंडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ। द गुड इनफ थिंग इज कि व्हाट वी डिड इन डिस्कोर्सेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, हमने तस्वीरें दिखाई कि पैलेट्स किस तरह निहत्ती औरतों पे मारा जा रहा है, प्रेग्नेंट औरतों पे अरसलान बैलेट्स किस तरह मारे जा रहे हैं। हमने ये दिखाया लोगों को, हमने दिखाया कि ये जो इनके ये हिंदू हैं, हिंदुत्व किस तरह लेके आ रहे हैं, पोस्ट मैरिजेस किस तरह कर रहे हैं, मैस ग्रेव्स हमने किस तरह डिस्कवर करा के आपको वहां दिखाई। यूरोपियन यूनियन में लोग हिलते हैं, तब लोग आपके साथ आके बैठ के आपके बात करते हैं। तो यहाँ जो ये अब तकरीरें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और बाद में तनकीदें। और अब तो ये बीजे मीर साहब ये तमाम तर प्रैक्टिसेस छोड़ दी हुई है ना, हम मुकम्मल तौर पर ये तमाम तर प्रैक्टिसेस भुला चुके हैं, कुछ इस तरह नहीं कर रहे ये। अब बात महज एक तकरीर तक, एक 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, फिर आपने कोई और 1-2 तारीखें बस रख ली हैं। एक रस्मी कार्रवाई है जो माज़रत के साथ अनफॉर्चुनेटली बस हम करते हैं, और ये भी नहीं पता कि अब ये रस्मी कार्रवाई भी कब तक जारी रहेगी। लेकिन फिर जिस तरह से आपने ये तज़किरा किया कि विद इन कश्मीर भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ पार्टीज़ और मुख्तलिफ इंटरेस्ट बन गए, वहाँ से भी एक ये सारा सिलसिला है। हसन रज़ा पाशा साहब, कानूनी पहलू कैसे आप देखते हैं? क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को बोगस फैसला करार दिया गया है, और फिर बहुत सारों का मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, ये भी अब क्या मोदी नवाज हो गई है, और जिस तरह से मोदी चाहते हैं उसी तरह के फैसले और एंडोर्समेंट देगी। भारतीय अदलिया की एक तारीख है, उसको हम बेहतर अदलिया समझते थे, लेकिन अब ये वो अदलिया नहीं रह गई। जी अरसलान साहब, पहले तो आप ये देखें कि 2019 का रिजर्व फैसला इन्होंने अब आके सुनाया है, और इसकी कोई तोज़ी बयान नहीं की कि हम इसको क्यों इतना डिले के साथ हमने ये फैसला अनाउंस किया है। फिर कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी किस्म के ही आएगा, चूँकि जिस अंदाज में मोदी जो रजीम है वो जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती, दबाव, प्रेशर और धौंस धांधली के साथ अपनी बातें मनवा रहा है मुख्तलिफ इदारों से, तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने उसी अंदाज में लिया जिस अंदाज में बाकी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ या बाकी लोगों को वो दबाते हैं। जाहिर है माइट इज़ राइट है, वहाँ पे उनकी अक्सरियत है, और फिर जो जी पाशा उसको पब्लिक का जो उसका पब्लिक परसेप्शन जो है वो उनके साथ है, पब्लिक की एक बड़ी मेजॉरिटी उनके साथ मिली हुई है, और ये इलेक्शन स्लोगन नहीं लेते बल्कि ये आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये जो तासर उनकी गवर्नमेंट का बना हुआ है, तो लामहला तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया। हालांकि उनको इस फैसले को करते वक्त ज़रूर वो अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद पे, सलामती कौंसिल की उस करारदाद को ज़रूर डिस्कस तो ज़रूर करना चाहिए था, उसको एवेल्युएट ज़रूर करना चाहिए था कि आखिर वो है क्या, किस बुनियाद पे सलामती कौंसिल ने ये करारदाद मंजूर की थी कि हक़ राय दही कश्मीरियों का हक़ है और वो देना चाहिए। अब कहते हैं जी कि आइन जो है वो इसको मुंजमद नहीं करता इसकी हैसियत को। आप 70 साल 72 साल जो है वो आपने आज़ाद मकबूजा कश्मीर असेंबली बनाई रखी, वहाँ पे अलग हुकूमत बनी, उसको एक स्टेट का दर्जा दिया,
चाहे जिस तरह भी है, इलादा स्टेट का दर्जा दिया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आर्टिकल ने मुंजमद नहीं किया, उसको हम आल्टर कर सकते हैं और ये स्टेट का दर्जा खत्म हो जाएगा और ये इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी फ्लॉज हैं। लेकिन बात अरसलान साहब ये है, जिस तरह पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि अब हमारे सिर्फ मुजम्मती करारदादों की हद तक बात रह गई है जी। ना, हम उसके आगे नहीं जा रहे। आजाद कश्मीर में जाएं, आपको छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटी छोटी आजादी की तरीके अपनी जगह पे। वो मैं नहीं कहता कि वो सारे गलत है, वो यकीनन एक जज्बे, बिल्ली जज्बे के तहत वो जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, लेकिन उनका जो नजरियाती असास है वो इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इतनी उसमें डाइवर्सिटी आ गई है कि उस पे किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा रहना उनका मुश्किल हो गया है, जिसका जो बेनिफिट है वो इंडिया लेकर जा रहा है। राइट, मैं पीजे मीर साहब को देख रहा हूँ, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं सर? अब कर दे, मैं फिर ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। देखिए जी, आज जो आपने भी शुरू में कहा है कि वजीर आजम ने कहा मेरी मेरी वो जूते की नोक के ऊपर, दैट इज नॉट द राइट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी सेइंग कि आस्किंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भाई व्हाट काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल आर यू, कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वायलेट व्हाट यू हैव लेड डाउन, फिर तो आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ना बने। देखे ना, यहाँ तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। इंडिया जो मर्जी करे भाई, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन ये हमारा दोनों का केस जो है, जो 47-48 की करारदाद है, ये तो यूनाइटेड नेशंस में पड़ा है। तो हाउ कैन दे डू दैट? और अभी बड़ी अच्छी बात की पाशा साहब ने कि इतनी देर के बाद उन्होंने दिया, वो वेट कर रहे थे कि रिएक्शन क्या होगा। हमारा क्या रिएक्शन हुआ है? अपार्ट फ्रॉम 25 दिन हमने टीवी पे प्रोग्राम किए और उसके बाद हम ठप हो गए। आज उन्होंने आपको फैसला दे दिया। राइट सर, ब्रेक की जाने बढ़ूंगा जी। ब्रेक से वापस आकर हम बात करते हैं इस वक्त जो एक बड़ा मामला जो चल रहा है। पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर आज की मुलाकात, फिर सुप्रीम कोर्ट, और 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं नहीं हैं, ताख़ीर हो रही है। आरओज़ कहाँ से लिए जाएंगे? बड़ी एक अजीब ये बात और मामला है कि एक सिंपल सी बात जो आइन के मुताबिक होनी है, उस सारे मामले में इतनी पेचीदगियाँ और इतनी ताख़ीर आज हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक ब्रेक के बाद हम इस सारे मामले पर बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं बरेलवी साहब, आप पहली दफ़ा में इशारा जो जिस तरफ कर रहे थे, बड़ा अहम दिन है। क्या वजह है कि आप किस तरह देखते हैं कि एक मामला लाहौर हाई कोर्ट से आता है, फिर आरओज़ के मामले पर आज भी हम नहीं समझ पाते कि हमने क्या करना है? माजी में भी एक इंतखाब को आरओज़ का इलेक्शन करार दिया गया था। ये बुनियादी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। बतौर एक मुल्क इतने साल गुजर गए, एक प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मामलात इतने पेचीदा क्यों हैं? ये बहुत सिंपल जो एक चीज़ होनी चाहिए, उसमें इतनी पेचीदगियाँ किस वजह से? एक अच्छी बात ये है, देखता था कल भी कि अब सुप्रीम कोर्ट लगी है, मीर साहब हो या पाशा साहब हो, और लोग यानी हमारी ज़्यादा एनर्जी इस बात पर सर्फ हो रही थी और अभी भी होती है कि किस तरह ऐसे मुकाबला करें कि जरिए आप ना पहुँचे आपके प्रोग्राम को। तो अब तो बड़ा खुलकर ये सब नहीं है। जजेस एक दूसरे के हवाले से जो कर रहे हैं, आज जो मीटिंग में बाकायदा नाम लिए गए उन लोग जिनके कहने पर जो सरकारों के, इदारे के और सब गया है, कोई नहीं है। और पाशा साहब जैसे सीनियर, अगर बारे में बात कल काम में भी गुफ्तगू कर रहा था और इन्होंने हर तौर पर कहा कि ये कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला की लकीर है, कल भी मैंने कहा कि जनाब आपने इलेक्शन के खिलाफ 17 नामालूम अफराद की तरफ ने एक्सेप्ट यानी रिजेक्ट नहीं करी, वो गए। अच्छा, मैंने 100 लोग तो उनको देखने में लग जाएंगे 4-5 दिन, तो इसमें एक बैड इंटेंशन नजर आई। दूसरे चले वो तहरीक इंसाफ के साहब मौसूफ गए, लेकिन हाई कोर्ट एंटरटेन कैसे करी? बस ऐसे तो पाशा साहब और हम लोग मिलके 100 हाई कोर्ट ने 100 दरख्वास्तें पेश कर दे तो करते रहेंगे ये लोग? भाई मुल्क का पैसा ज़ाय होता है, जजेज हजरात का आम केस बेचारे सजाए मौत के 76 करोड़ अरबों के मुल्क करते, और आपका हाई कोर्ट की पार्टी है कि क्या कहते एक ही लाइन में वो जाता। पाशा साहब को पता है कि भाई कोर्ट का
इससे फिर बैड इंटेंशन लगती है। और आज के दिन गालिबन, अगर मैं गलत कह रहा हूँ या कल, इंतखाबी शेड्यूल इनको देना है, 8 फरवरी के इलेक्शन यानी 54 दिन है। जी जी। अगर आज ये अच्छी बात क्या है, और गालिबन इसमें मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर लगेगी। 1-2 प्रोसीडिंग में जो है ये कल पे भी बात आनी चाहिए। आज ही जिस तरह उस वक्त रात के 12 बजे तक दरवाजे खुल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारे कप्तान को जो है निकाल बाहर हेलीकॉप्टर में किया गया था, पता नहीं किस तरह किया गया था, इस तरह आज फौरी तौर पर शटअप कॉल दे। जजेज तो अगर अमली तौर पर तो ये मौसूफ जो हाई कोर्ट के जज हैं ये एक्सेप्ट किया, और इलेक्शन कमीशन से कह के जी आज अभी आप मुझे शेड्यूल लेके आइए। 8 फरवरी का तो आपने दे दिया, 27 दिसंबर गालिबन कहा था कि जी हम फेरिस्तें लगा देंगे, हल्का बंदियों में सवाल हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आज बड़ी मुश्किल दिन है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं दिया तो मजीद शुक्र बढ़ेंगे। और कितनी आसानी से पीछे भी जरदारी साहब ने कह दिया 8 तारीख को नहीं हो, 18 फरवरी को हो जाए, तो मजाक कर रहे हैं। और आपने कह दिया 2 की सूरत हाल है, तो एक ऐसा है ऐसी आना चाह रहा है, और हमें इल्म है, ये भी नहीं समझे, पहले भी कहता कि हमें उन लोगों का इल्म है कि कौन लोग इलेक्शन नहीं चाहते नारा लगाते हुए। लेकिन मुझे लगता है आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इस वक्त उनका क्या खुल गया है वो पर इस बात में कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन अभी इसी वक्त इलेक्शन शेड्यूल लेके आए। आज अगर 15 नवंबर है तो किस तारीख को आप जो है दरख्वास्त कबूल करेंगे, किस वक्त आप जो है अब देंगे? जी अरसलान। बरेलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि जब एक रुखसती हो रही थी तो रात 12 बजे अदालतें लग सकती हैं, गो के ये बात ठीक है, लेकिन ये रिवायत कब तक ऐसे चलनी चाहिए कि एक मामला जिसको बर वक्त सुलझ जाना चाहिए था उसमें पेचीदगी आती है और फिर हम रात 12 बजे का इंतज़ार करते हैं कि शेड्यूल आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे? ये रिवायत अच्छी नहीं है ना सर, इस पर क्या कहेंगे? सब छोड़ दीजिए, रिवायतें तो आपकी ये हुई है कि अब जो भुट्टो केस खुला है 44 साल बाद, पीपल पार्टी से किसी ने नहीं पूछा कि 3 बार तो आपकी गवर्नमेंट रही, अब तो क्या कब्रों का ट्रायल कर रहे हैं ना उन जजों की जो बेचारे रुखसत हो गए, 44 साल बाद खोल रहे हैं और प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जा रही है। वो पार्टी जिसका कायद मरा वो तक भूल गए अपने उसको, जिनकी वजह से ये हुकूमत में कई बार आए और जनाब आके बैठ गए कि जनाब आइए भुट्टो साहब के, किसका देंगे आप? अच्छा, जजों को सदा, मौजूदा जो जिंदा जजों को आप कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े फैसले करके चले जाते हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ के केस में 7 साल आपने क्यों सजा दी? जो मुअत्तल हो गई तो उससे पूछते भाई क्या शवाहिद थे, फिर भी तो पूछा जाए जो आपने अदालत कौम का या किसी बच्चे को कैसे बंद रखा। तो आप रवायतें कुछ बात छोड़ दीजिए, वो रवायतें चली गई, जस्टिस मुनीर की रवायत चली आ रही है, बेचारे शरीफुद्दीन पीरादा की रूह अभी तक जिंदा है किसी न किसी शक्ल में, कि वो ऐसी एक लाइन बता दिया करते थे कि खुद फारिग जाती थी। जस्टिस दुराब पटेल, जैसे मैंने कल भी कह रहा था कि जज ने जो है वो ज़ियाउल-हक को 3 साल दिए, चौधरी कोर्टों ने 3 साल दिए, हमारे मुशर्रफ साहब मांगने आए थे, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। मुझे डर है, खौफ है, खुदा ना करे कहीं आज जो है ये 8 फरवरी, अव्वल तो 8 फरवरी क्या पहले ही तौहीन अदालत की है, इलेक्शन कमीशन पहले ही आइन की खिलाफ वर्जी कर चुका है कि जब 11 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हो गई थी तो 90 के पाबंद थे। बिल्कुल आइन खामोश है, नहीं करते इलेक्शन 11 नवंबर को, फिर आज कह सकते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं कर सकते, आप क्या बिगाड़ेंगे? आइन खामोश है। लाहौर और केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी थी, आज पीजे मीर के दोस्त मोहसिन नकवी वज़ीर आला बने बैठे हैं 10 माह से, मजीद और 4 माह बैठेंगे, उसके बाद तो आप क्या कर लेंगे? बात सही है सर, लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से हो रहे हैं मामला। पीजे बीर साहब से जानना चाहूँगा, पीजे बीर साहब आज रात या कल तक बरेलवी साहब कुछ कह रहे, किस तरीके से मुल्क में जमहूरियत को माजी में मोहताज करते रहे, और वो लोग अभी नहीं कहीं गए हैं, उनकी रूहें मौजूद हैं कोर्टों में भी, सियासी पार्टियों में भी, पिंडी और इस्लामाबाद में भी। राइट सर, राइट। मैं पीजे बीर साहब की जाने पड़ूंगा। पीजे बीर साहब, अब आज रात या कल तक मैक्सिमम शेड्यूल देना है, 17 दिसंबर पहला दिन शुरू हो जाएगा जब 54वां दिन, और 8 फरवरी फिर 54th डे बनता है। ये अभी आज रात किसी भी वक्त कोई फ़ैसला, कोई चीज़ मुतवक्के है, शेड्यूल मुतवक्के है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब इस वक्त आरओज़ की तरबियत को रोक दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको रोक दिया है,
मतलब क्यों कंट्रोवर्शियल हर चीज़ होती जा रही है, जिसका तस्करा अभी बरेलवी साहब ने भी किया कि पहले जिस तरीके से जिस वक्त पर इंतखाबात होने थे वो नई आइन खामोश है, तमाम तर चीज़ें हैं। आज फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मामला आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को एक्टिव होना पड़ता है। इतने मुश्किल क्यों होते जा रहे हैं ये इंतखाबात इस वक्त? देखिए, ये एक फनी खराबी है। PIA और इलेक्शन कमीशन में क्या फर्क क्या है, आप बता सकते हैं अरसलान, इन दोनों में? PIA और इलेक्शन कमीशन का फर्क? जी, अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अगर आप बताएं, मैं भी मैं जानूंगा। आपको बताता हूँ। ये एक एयरलाइन है, ताखीर एक के- इलेक्शन करवाने का इदारा है जी। ये दोनों ताखीर का शिकार है। इनकी हर शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है, इनका कोई पता नहीं। सो बेसिकली यही वजह है कि आपकी एयरलाइन भी नीचे डूब रही है और आप इलेक्शन कमीशन भी नीचे। आपने सही फरमाया, क्या अब आप DROs को और आपके ROs को आपने वो ट्रेनिंग के लिए बंद करवा दिया, तो ये जो बीच में जो पीरियड आया है, क्या ये रिकवर आप कर सकेंगे जो आपने इतना लंबा एक शेड्यूल रखा हुआ था? क्या आपका हर जो मैकेनिज्म है ओवर 769 ROs है, क्या विल दे ऑल बी एबल टू डू इट? 142 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, क्या आप इसको आप बिल्कुल सर्विस कर सकेंगे? नहीं। ये इलेक्शन जैसे भी करवाएं, 54 डेज 58 डेज, जिस तरह अभी बरेली साहब ने कहा है, वायलेशन तो होगी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब आप और क्या चाहते हैं? और ऐड कर दें, उसमें सप्लीमेंट्रीज ऐड कर दें, क्लॉज 1 फ्लक्चुएशन 1, फ्लक्चुएशन 2, फ्लक्चुएशन 3, इसमें ऐड करते रहें आप कि ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये मजाक किया हुआ है। देखें, एक तो ये इलेक्शन मेरी नजर में फार्सिकल होंगे, दे विल नॉट बी द रियल इलेक्शंस। इसके अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हालांकि कल एक शो में कल के शो में उसने कहा कि राजा रियाज ने, नहीं जी हम बिल्कुल मुतमईन हैं, बिल्कुल साफ साफ होंगे। आई होप फिर कल आप शोर ना कीजिएगा कि अगर आपको वोट सही नहीं पड़ा तो आप कहेंगे नहीं जी यहाँ धांधली हुई। अगर तो आपने एक स्मूथ सेलिंग करनी है तो आप सब मिलके अब बैठ जाओ, forget all the lacunas, forget all the mistakes and drawbacks। आप एक फैसला कर लो कि भाई जैसे भी रिजल्ट आएंगे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब ये तो आप करवा लो, खुदा की कसम कोई बैठेगा नहीं इस पर चार्ज साइन करने के लिए, बिकॉज नो वन इज विलिंग टू डू इट। दिल ही नहीं है। अगर तो ये चीज है ईमानदारी के साथ, तो जो आप सवाल करते हैं हर प्रोग्राम के अंदर अरसलान, ये आपके सवाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब एग्री कर जाएंगे, हाँ जी हम मानेंगे, जैसे भी इलेक्शन होंगे हम मानेंगे, लेकिन इसको लिख के कोई नहीं देगा। अगर लिख के दे देंगे आपके पास सोल्यूशन आ गए। यही तो चीज है जो हम कहते हैं कि एक थ्योरी को इनटू प्रैक्टिकल आप लेके आओ। थ्योरेटिकली तो बड़े एनालिसिस आ जाते हैं, थ्योरेटिकली तो बड़ी बातें हो जाती हैं, यूटोपियन एग्जांपल्स देते हैं, आइडियलिज्म का एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकलिटी का एग्जांपल दें आप हमें। ये जब तक आप नहीं देंगे, पार्टीज मिलके ऑल पार्टीज सिट डाउन एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो भी जैसे भी इलेक्शन होते हैं 54 डेज 56 डेज व्हाटएवर, अब तो बात आ गई है एक्सेप्टिंग द इलेक्शन कि विल यू एक्सेप्ट इट। ये इस पे कोई बैठेगा कोई, सिंपल इज दैट। इसमें कोई सिंपल मैथमेटिक्स है, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। हमारा बहस किस पे है? एक दूसरे के मिसट्रस्ट पे ही है ना, और तो कुछ नहीं है। यानी दुश्मन तो है कोई नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर लो इसको। करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं करेंगे। राइट सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। राइट भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये जो डेवलपमेंट हुई है सारी की सारी? मुझे ज़रा डिटेल में इसको आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या ये दरख्वास्त थी PTI की, इसकी क्या ज़रूरत थी, फिर उस दरख्वास्त पर उनका ये कहना कि जी हम ऐसा नहीं चाहते इल्तवा, फिर और क्या चाहते हैं, फिर उस पर फैसला आ जाना, फिर आज सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना, इस पर सारे मामले पर कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि कोई भी जो ऑफिशियल है, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपने ओन पे काम करने के लिए तैयार नहीं। हम पहले दिन से ये शोर करते रहे, हर प्रोग्राम में ये कहा कि आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। जब उन्होंने ओथ ले लिया कैबिनेट का इंटरिम सेटअप की,
तो उससे अगले दिन उनको अनाउंस कर देनी चाहिए थी। उन्होंने अपना एक आईनी तकाजा पूरा करना था, आईनी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी उन्होंने नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम था आइन की वायलेशन का। उसके बाद उन्होंने 1.5 महीने के बाद हाफ हार्टेडली एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप आए और मेरे साथ मशावरत करें। भाई जब आप खुद इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 की अमेंडमेंट पे साइन कर चुके हैं और उसमें आपकी और इलेक्शन कमीशन की मशावरत की जो प्रोविजन है वो ख़त्म कर दी है, तो फिर आप क्यों बुला रहे हैं? उनका एक जवाब आया जी कि नहीं, आपके पास आपसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इलेक्शन की डेट हमने अनाउंस करनी है। फिर उन्होंने लेटर लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कि आप इस पे गाइड करें। वो भी एक गैर ज़रूरी एक एक्सरसाइज थी, उनको नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उनके पास अपनी लीगल फौज है और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसको हेड कर रहे हैं। एनीवेज उन्होंने कर दिया। उन्होंने भी कहा जी कि नहीं आप नहीं कर सकते। जब उन पे दबाव बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा, लेटर फिर लिख दिया कि मेरा ख्याल है कि अगर ये डेट हो जाए। मेरा ख्याल क्यों? आपने असर्ट क्यों नहीं किया कि जिस तरह पहले आपने पंजाब असेंबली वाले और केपी के असेंबली के इलेक्शन के लिए एक डेट दे दी थी और बाकायदा उसको नोटिफाई करके कह दें कि दिस इज माय ऑर्डर। नहीं किया आपने। राइट। अब आगे आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब का जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने मामला टेकअप किया, आके डेट उन्होंने दे दी जी ये डेट है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सदर मुमलिकत के मनसब को रिस्पेक्ट दी, कहा आप जाएं। आपको पहले उन्होंने बुलाया था, आप नहीं गए, अभी आप जाएं और उनसे मशवरा करें। उन्होंने एक डेट दी जनाब फलान। सदर मुमलिकत साहब की अना का मसला, उन्होंने कहा नहीं ये डेट नहीं होगी, ये होगी। आखिर में अटॉर्नी जनरल साहब बीच में थे, उन्होंने कहा ना आपकी ना इनकी, दरमियान में 8 फरवरी रख लेते हैं। ये भी हो गई। अब 8 फरवरी जब हो गई तो आए तो चीफ जस्टिस साहब ने देखा तो उस पर किसी के सिग्नेचर्स नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों के सिग्नेचर्स करवा के लाए। जब सिग्नेचर्स करा के आ गए, एक डेट अनाउंस कर दी। ये मैं थोड़ी सी इसलिए ये वो बता रहा था, ये अभी बाजी करीब में चूंकि ये वाकयात हुए हैं ताकि सबको पता चल जाए कि अपने ओन पे कोई नहीं करता। सारे देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने की? आप अपने तौर पे क्यों नहीं ये सब काम करते? अब क्या हुआ? अब जी पीटीआई सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शोर मचा रही है, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन के लिए स्केड्यूल अनाउंस करें, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथ पिटीशन फाइल कर दी कि जी कि ये तो आरओ हमें चाहिए नहीं, ये तो हमें अदलिया के लोग चाहिए। नोइंगली कि तमाम चीफ जस्टिस साहबान ने इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम अपनी अफरादी कुव्वत नहीं देते, अपने जजेस आपको नहीं देते, आप कोई और अल्टरनेट अरेंज करें। जिसकी वजह से नोटिफिकेशन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स का, वो इंतजामिया से ले लिए। अब वो जब स्टे हो गया जी। क्या सिंगल बेंच ने ये स्टे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन रोक दे? नहीं। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो आज ही स्केड्यूल का अनाउंस करे एज पर मैंडेट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं ये क्यों इधर उधर की देख रहे हैं? इनको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए स्केड्यूल दे देना चाहिए। 18 तारीख को वो केस लग गया है। मुझे यकीन है कि 5 रुकनी बेंच 18 या 19 को फैसला कर देगा। क्यों 2 दिन जाया कर रहे हैं आप आए, आगे बढ़े और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई भी शख्स, चाहे इंडिविजुअल या इदारा, अपने तौर पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैंने इस तरह करना है। नहीं, देखते हैं कि कोई हमें कहे, कोई ऑर्डर दे, फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वक्त है कि हम अपना आप ठीक कर लें। अभी एक प्रोग्राम में था, वहां पे एक साहब ने कहा कि जनाब ये होना चाहिए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ले लेना चाहिए।
मैंने उनसे कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए। जब एक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसी तरह सुओ मोटो लिया था, और पंजाब और केपी के असेंबली के इलेक्शन अभी तक नहीं हो सके कि वो कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई, पॉलिटिकल इतना वो सारा कुछ हुआ कि वो इलेक्शन नहीं हो सके। तो उस कंट्रोवर्सी में अब ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेने के लिए ना मजबूर करें। क्यों नहीं आप खुद सारा काम करते? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आज टाइम है, आज रात ठीक है, को राइट वो पाशा साहब, schedule या कल तफसील तक से वो आपने announce सारे कर दें। मामले पर रोशनी डाल दी। उम्मीद करते हैं कि ये आज या कल तक जो है वो अनाउंस कर दें, लेकिन अभी जो ताज़ा पेशरफ्त है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का स्टाफ आइनी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और उन्होंने वहाँ पर रब्ता भी कर लिया है। तो ये आज की शाम जो इस आने वाले घंटे हैं ये भी ज़ाहिर है दिलचस्प रहेंगे, देखना होगा कि इस पर क्या मामला आता है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़रा आप चाहूँगा कि एक कमेंट आप लोगों से, तीनों मौजूद मेहमानों से ले लूँ। इस वक्त बरेलवी साहब आर्मी चीफ का दौरा अमरीका, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वो सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, फिर एक अरसे के बाद, एक साल अपना ओहदा संभालने के बाद बड़ी ताख़ीर से वो अमरीका जा रहे हैं। माजी की रिवायत कुछ और रही है। कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा आपकी नज़र में, क्या देखते हैं आप? 2 मिनट बाद जी एक तो बरेलवी ये ना पाशा साहब ने मुकम्मल बात कर दी है। जरूरी थोड़ी है कि हर मौके पर रवा जाए। सॉरी टू से, मैं जो मेरे ख्याल ये मीर साहब, यानी ये आप नहीं समझा कि इसमें कोई ये ऐसा है कि जिसमें कोई जैसे अहम मसला, जैसे मेरे ये नज़रें भी इस वक्त खुली हुई हैं, सामने स्क्रीन है और कहीं और अपने गुफ्तगू भी करनी है। तो पीजे मीर साहब से इशू के बाद ठीक है सर, ठीक है बरेलवी साहब। पीजे मीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस दौरा अमरीका को? इसकी कोई ख़ास अहमियत है या ये मामूल का एक दौरा है? इसकी आउटकम्स क्या हो सकती हैं? आम मुलाकातें दोनों ने की। देखिए, इसका ये बहुत एक अहम दौरा है, आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज हमारे पास एक ऐसी आर्मी है जो कि फाइट कर रही है टेररिज्म को। और ये टेररिज्म, ये कहते हैं पर्टिकुलरली द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये एमिनेट कर रही है फ्रॉम अफगानिस्तान। आई थिंक ये ज्यादातर उस पर बात होगी, रीजनल सिक्योरिटी पे बात होगी। एंड आई एम श्योर कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ एज पर SOP वो कश्मीर पे भी बात करेंगे कि आप इसको पुट इन योर एफर्ट, कि कम से कम उनको कहें कि हमारे साथ बात पे आए और हमारे साथ टॉक्स शुरू करें, ताकि हम कहीं ना कहीं कोई मोडालिटी पे बैठ जाए, जिस तरह जनरल मुशर्रफ बैठ गए थे। बात वहाँ सारी ये, अच्छा बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी चले जाओ तो जनरल मुशर्रफ को ब्लेम करते हैं। ये नहीं चाहते, उनको तो पता नहीं कि ये क्या कहते हैं, ये जो बातचीत हुई थी विद इंडिया, ये क्या बात हुई थी। हिंदुस्तान मांग रहा था कि जो बॉर्डर है वो अटक तक आए, ये कोहाला तक। जनरल मुशर्रफ रिफ्यूज, बाकी हर मोडालिटी एग्री कर गए थे वो, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें इधर तक आप लाने दें। जनरल मुशर्रफ ने नहीं माना। तो द क्वेश्चन इज, बड़े आते हैं टीवी के ऊपर, हाँ जी जनरल मुशर्रफ भेज गया, ये कोई अच्छा नहीं, किसी ने नहीं, कोई फौज का आर्मी जनरल जो है पाकिस्तान को नहीं भेज सकता है, ना भेजेगा। तो ये यहाँ भी मिसकंसेप्शन ये डाल देते हैं, और उस वक्त डालते हैं जब इंसान चला जाता है। तो आई एम श्योर जनरल आसिम गए, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए वो बात करेंगे, पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए बात करेंगे, और पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बात करेंगे। हमारा तो फॉरेन पॉलिसी क्या है अरसलान? हमारे तो ये फॉरेन पॉलिसी है पीस, रीजनल पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्री। दैट्स आवर फॉरेन पॉलिसी। तो उस लिहाज से उसी को आगे रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है। आपने सही कहा, पहले जनरल भी जा रहे हैं आफ्टर टेकिंग ओवर। सो आई थिंक कि उनको अप्राइज करेंगे कि भाई अब मैं आया हूँ, दिस इज हाउ आई थिंक, दिस इज माय प्रेडिसेसर्स जो थे उन्होंने भी किया, और आने वाले भी यही करेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट इट विल बी। लेकिन इसको ज्यादा पढ़ना, हाँ जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। जनरल गए, वो पाकिस्तान की सॉलिडारिटी और पाकिस्तान को मुस्तकम रखने की जो पॉलिसी है उसी पे वो बात करेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि जो यहाँ के जो हम कंस्पिरेसी थ्योरीज, हाँ जी डिक्टेशन लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, आई थिंक हमने जनरल आसिम को देख लिया है। ही इज नॉट अ डिक्टेशन सॉर्ट ऑफ अ गाय। आई थिंक ही विल टेक द कंट्री फॉरवर्ड। दैट इज हाउ वी हैव टू लुक एट इट। डेफिनेटली जी, लेट्स होप सो। पाशा साहब, आपकी क्या राय होगी इस दौरे को लेकर? कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है?
मौजूदा हालात में बड़ा अहम दौरा है और सब ये समझते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से चलने जाने के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन में अभी भी मौजूद है और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाक फौज है और पाकिस्तान है। पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार गए हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, जो 4 दिन पहले वकूआ हुआ, 23 हमारे नौजवान शहीद हुए, तो उस तनाजुर में यकीनन एक ऐसी कोई डायलॉग की वहाँ पे ज़रूरत है जिसको अमली जामा पहनाना चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात ने दोबारा सर उठाना शुरू किया है, उस हवाले से ज़रूर बात होगी और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं दहशतगर्दी और दहशतगर्दी पास सब सरहद पार से हो रही है, अफगानिस्तान का मामला है, कुछ रोल प्ले कर सकता है इसमें अमेरिका, या वो तो खुद यहाँ से शिकस्त खाकर निकले हैं इस रीजन से और ये मामला पाकिस्तान को खुद ही डील करना है? देखिए, हमने पहले भी अमेरिका की जंग अपने घर में अपने सेल में लेकर आए हैं और ये उस वक्त का आमर जो था वो खुद उसकी जंग अपने घर में ले आया था और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के तहाने पे जो खड़ा है पिछले 35-40 साल से, वो पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही मेन स्टेक होल्डर है। हमने कितने शहादतें दी हैं इस हवाले से, तो कम अज कम जो उसका जो रिवार्ड है वो तो हमें मिलना चाहिए। अब हमें जो फॉरेन सतह पे जो 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 वजारत खारजा के हवाले से जो चीज़ें हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ और बायलैटरल इश्यूज हैं, ख़ास तौर पे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं, उसमें भी अब हमें सर नहीं उठाने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हम फाइनेंस के हवाले से अमेरिका से बात करें कि हमें कुछ सांस लेने दें और कुछ इस तरह का काम करें कि परमानेंट बेसिस पे हम अपने आप को संभाल सकें और हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सके। दिस इज द मेन इशू। राइट। पाशा साहब, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब, पीजे मीर साहब, हसन अय्यब पाशा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फॉर योर टाइम। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त यकीनन जो सबसे अहम मामला है वो आम इंतखाबात का है और आम इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात और उसके बाद एक स्टेबिलिटी जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। अवाम ने फ़ैसला करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसको अवाम मुंतखब करें उसको इक़्तिदार संभालना चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। लेकिन इस स्टेबिलिटी की तलाश में हम बहुत वक्त गुजार चुके हैं, मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द अज जल्द बर वक्त हो, इस्तेहकाम आए और मुल्क को जिसको भी इक़्तिदार मिले वो आगे लेकर चले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।